Hello everyone, in today's lecture we will discuss about the cellulose which is one of the polysaccharides। इससे पहले हम बात कर चुके हैं about the starch और starch में हम दो कैटेगरीज हमने बात करी थी जो कि थी अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन और यहाँ पर अब आता है सेकेंड और इसके बाद थर्ड आता है आपका ग्लाइकोजन। तो आपका ये लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नहीं है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे जो सेल्यूलोज होता है एक्चुअल में सेल्यूलोज क्या होगा कि जो आपके सेल्यूलोज अकर्स इन प्लांट्स, आपको ये प्लांट से मिलता है। इसकी खास बातें पहले देख लो, ये आपको प्लांट से मिलेगा। इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ये सेल वॉल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड्स ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखो, आपको ये पता है जो आपका सेल्यूलोज है वो एक पॉलीसेक्राइड्स है, यानी कि सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है। तो दैट मीन्स अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। अब वो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं आपके बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज। अभी तक देखो, आपने देखा होगा कि जो आपका स्टार्च था, स्टार्च में कौन से यूनिट्स आपके बार बार रिपीट हो रहे थे, वो थे अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसमें सेल्यूलोज में क्या है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट्स आपके बार बार यूज हो गए। और अगेन दो चीज़ें रहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड कौन सा है, और दूसरी चीज़ आपका जो वो लिंकेज, एक आपका बीटा डी ग्लूकोज है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है, तीसरा बीटा डी ग्लूकोज है, आपस में ये कैसे ज्वाइन कर रहे होंगे, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो कि वाटर के लॉस से बनता है। नाउ जो ये इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, विद द कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ पर भी कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। तो आपको सेल्यूलोज मतलब इस तरह का होगा जिसके यूनिट्स यानी कि मोनोमर भी कह सकते हैं आप। मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। तो हम ये बनाते हैं, तो आप ध्यान से देखना, बीटा डी ग्लूकोज को हम पहले को पता है इसके पैरेनो स्ट्रक्चर से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज बना दिया एक, तो बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज में बीटा अगर आप बात कर रहे हो, बीटा है तो दैट मीन्स OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, बीटा वही होता है ना, दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज। अगर अल्फा होता, जैसे कि स्टार्च में करा हमने अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में करा, उसमें आपका अल्फा होता था, दैट मीन्स HOH होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HOH आ जाएगा, और यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, यहाँ पर आपका HOH आएगा, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एंड CH2OH आएगा। अब बात यह है कि आपस में जो ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है ये आपस में कैसे है, C1 एंड C4 से इसका लिंकेज है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि C1 एंड C4 आपस में बिल्कुल सही तरीके से आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बीटा डी ग्लूकोज को ऐसे बना दिए, दूसरे बीटा डी ग्लूकोज को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऊपर को बना देंगे। तो हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखना, इस तरह से बनाएंगे, आपको भी प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये दूसरा बीटा डी ग्लूकोज बनाओगे। अब दूसरा मतलब क्योंकि ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि कार्बन 1 एंड कार्बन 4 पे जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है तो उसकी अलाइनमेंट भी तो आपकी आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल साथ में बना दोगे तो वो वैसी अलाइनमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन आपका क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि ये भी क्या है, आपका बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज अगेन आपने लेना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर HOH एंड थर्ड पोजीशन तो ग्लूकोज में हमेशा ही OH रहती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HNOH हो जाएगा, यहाँ पर आपका H एंड CH2OH हो जाएगा। वैसे ही और दूसरा बनाना है और तीसरा बनाना है, उसमें भी आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर OH, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज अगेन है, बीटा डी ग्लूकोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, HNOH, यहाँ पर H एंड CH2OH। अगेन अब देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो इसमें C1 एंड C4 के बीच में होती है, यानी कि इससे वाटर का लॉस करो। तो दिस इज योर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, दिस इज योर फोर्थ पोजीशन, 1
2, 3 एंड 4th पोजीशन, तो दैट मीन्स एक बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट यूनिट एंड दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का 4th यूनिट, इसमें से वाटर का रिमूव करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ और इसके बीच में एक बॉन्ड आएगा जो कि इस तरह से बनेगा। एंड यहाँ पर भी अगेन क्या होगा, यहाँ OH एंड हाइड्रोजन का लॉस करोगे तो यहाँ से वाटर का लॉस करके यहाँ से O एंड O बन जाएगा, तो ये होगा आपका C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी तरह से आपको बनाते रहना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको यहाँ तक नहीं रुकना, क्योंकि ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स में आपको एंड नहीं करना होता है, आपको ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखा के, दैट मीन्स ये फर्दर कॉन्टिन्यूड है, तो यहाँ पे टू बी कॉन्टिन्यूड लगाना है। और इसी तरह से यहाँ से भी ये हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन का और बॉन्ड बना के ये बताना है, यहाँ पर चाहे ऊपर लगा दो कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यू हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह से आपका ये सेल्यूलोज पूरी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि आपका सेल्यूलोज अकर्स इन प्लांट्स, और ये सेल वॉल्स में भी पाया जाता है। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड्स ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। देखो ये क्या होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ये स्ट्रेट चेन है आपका, ठीक है। वो तो हमने क्या किया था, वो तो हमने बताने के लिए इसे ऊपर ऊपर लिख लिया था, बट है क्या, ये स्ट्रेट चेन है। जैसे अमाइलो स्ट्रेट चेन है, अमाइलो पैक्टिन ब्रांच्ड है, बट ये सेल्यूलोज क्या होती है, स्ट्रेट चेन ऑफ व्हाट, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं इसमें मोनोसेक्राइड्स, joined by glycosidic linkage between carbon 1 of one glucose and carbon 4 of the next glucose. That means इसमें glycosidic linkage है carbon 1 and carbon 4 linkage. Now अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल्यूलोज है वो आपका इस तरह से होता है, जैसे कि आपने देखो यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर आपने C1 एंड C4 के बीच में वाटर का लॉस कर दिया, और फिर आपकी जो यहाँ पे बॉन्ड बना है दैट इज़ योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वही हमने यहाँ पे ऑक्सीजन बता दिया। तो अगर आपको पेपर में बनाना है तो आप इस तरह से नहीं बनाओगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऑक्सीजन कैसे आए। आप डायरेक्टली ये करोगे कि 1 एंड 4 के बीच में यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा दोगे, 1 एंड 4 के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दोगे, बाकी ये क्या है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये और ये आपको पता है कौन से है, C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हो रही है, और इनको अगेन हम क्या कहेंगे, इनको आप कहोगे बीटा लिंक्स। अब पहले जो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन था उसमें हम अल्फा लिंक्स की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे हम बोले कि बीटा लिंक्स। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो इसमें इन्वॉल्व है ये सारे आपके क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। एक बीटा डी ग्लूकोज है, दूसरा भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है, दूसरा भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है। तो आपका बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा एंड बीटा पे अगर लिंकेजेस हो रही है तो उन्हें बीटा लिंक्स कहा जाएगा। तो सेल्यूलोज का कभी भी आए तो इस तरह से बनाना, और ये आपका कंटिन्यू करके बनाना, इसे ख़त्म नहीं करना लास्ट में, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो बीच की हमने चीज़ बता दी, ये कंटिन्यू होती रहती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चेन्स इसकी बनती है, इसीलिए इन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। नाउ इसके बाद आपका जो पॉलीसेक्राइड्स है, फर्स्ट था आपका क्या, स्टार्च, फिर सेल्यूलोज, फिर आपका ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि पॉलीसेक्राइड ही है। ये क्या होता है, देखो सेल्यूलोज आपको प्लांट से मिलता था, प्लांट्स में होता था, और मेनली ये क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज अ ग्लाइकोजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में स्टोर्ड होता है उसे ग्लाइकोजन बोला जाता है। इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये एनिमल में पाया जाता है ग्लाइकोजन, इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अब देखो एनिमल स्टार्च क्यों कहा, एनिमल इसलिए क्योंकि एनिमल में पाया जाता है। स्टार्च वर्ड यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत सिमिलर स्टार्च के होता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन। और स्टार्च के भी किस फॉर्म से ये रिजेंबल करता है, देखो स्टार्च में होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो जो आपका ग्लाइकोजन है उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है जो वो कॉम्प्लिकेटेड वाला अमाइलोपेक्टिन है उसके साथ, एंड रेदर हाईली ब्रांच्ड। अब क्या होता है, आपने अमाइलोपेक्टिन तो देखा था, ब्रांच था। अब ऐसा आइडिया लगा लो कि जो ग्लाइकोजन होगा वो इस अमाइलोपेक्टिन से भी हाईली ब्रांच्ड होगा, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं बनाया। कभी भी अगर पूछे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के बारे में तो वो थोड़ा रिजेंबल करेगा किसको, वो रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन को, और अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। बाकी बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा, बस ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें देखी जाती है।
नाउ विच मीन्स ग्लाइकोजन कंटेन अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसके यूनिट्स क्या है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, दैट इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। देखो स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज है, सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज है और ग्लाइकोजन में भी अल्फा डी ग्लूकोज आ गया। एंजाइम ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ऑब्वियसली एंजाइम्स होगी, उसके एक्शन से क्या होगा, ग्लाइकोजन ऑफनली क्या होता है ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, अपने जो आपके मोनोसेक्राइड्स है उसमें ब्रेक हो सकता है। ग्लाइकोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट, फंजाई, ब्रेन, लिवर, मसल्स, इन चीज़ों में आपका ग्लाइकोजन ज़रूर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक अभी तक हमारा ख़त्म हो चुका है पॉलीसेक्राइड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आर फूड, वैसे भी आपको पता है जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें भी मेजरली आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है। हनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद्स, और वैसे भी हमें पता है वेद्स ने भी क्या बताया है हमें, वेदों में भी क्या लिखा गया है कि जो हनी है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि हनी क्या है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, तो ये स्टोरेज यूनिट की तरह भी यूज होता है, जो कि हमने करा है, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, वो भी हमने करा है।